हेलो गाइस, मैं सी अंकुर। मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कंपोजिशन स्कीम के बारे में। हम जानेंगे कि कंपोजिशन स्कीम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है, कंपोजिशन स्कीम क्यों है। कंपोजिशन स्कीम सबसे पहले ये इसलिए स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए है। जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनको कंप्लाइंस वगैरह जो है वो कम से कम करनी पड़े और उनको सिंपल टर्नओवर के ऊपर टैक्स देना है। उनको कोई आईटीसी का कोई चक्कर नहीं है, उनको कोई डिटेल रिकॉर्ड्स का कोई चक्कर नहीं है। सिंपल है, उनका जो भी टर्नओवर है उसके ऊपर उनको प्रिस्क्राइब परसेंटेज देना है टैक्स। तो ये एक तरीके से कंपोजिशन स्कीम का ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनको कॉम्प्लाइंस वगैरह की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए है कि उनकी कॉम्प्लाइंस कम हो, तो इसलिए ये कंपोजिशन स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। ये हमारे सेक्शन 10 में है, सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 10 में इसके प्रोविजंस हैं। और ये एक तरीके से ऑप्शनल स्कीम है, कोई मैंडेटरी स्कीम नहीं है। अगर आप प्रिस्क्राइब कंडीशन को फुलफिल करते हो तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको ऑप्ट कर सकते हो, और आप ना भी चाहो तो इसको ऑप्ट ना करो, ये आपके ऊपर है। तो ये ऑप्शनल है। और अगर आप इस स्कीम में हो तो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, और अगर आप इस स्कीम में नहीं हो तो आप आ सकते हो। तो सबसे पहली चीज इसमें यह है कि आपको इसमें कोई टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करनी, आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करनी है। इसमें इनवॉइस इशू नहीं होती, इसमें होती है बिल ऑफ सप्लाई इशू। और दूसरी बात जो है, जो आपको 1% या आपको जो 0.5% जो होता है, इसमें जो भी आपको टैक्स पे करना है वो आपको अपनी जेब से करना है, वो आप रिसिपिएंट से चार्ज नहीं कर सकते। तो जो भी टर्नओवर का जो प्रिस्क्राइब परसेंटेज है वो आपको एक तरीके से खुद पे करना है, और आप रिसिपिएंट से चार्ज नहीं कर सकते। और अगली चीज, आपको कोई आईटीसी वगैरह का कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा इनपुट्स इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स के ऊपर। किसी भी तरीके का कोई भी आईटीसी आपको नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहली जो चीज है इसमें ये है कि ये एक तरीके की सिंपलीफाइड स्कीम है। इसमें सिंपल जो भी आपका टर्नओवर आ रहा है क्वार्टर का, उसके ऊपर प्रिस्क्राइब परसेंटेज आपको जीएसटी पे करना है। वो आप अपने किसी भी कस्टमर से नहीं वसूल सकते, उससे नहीं ले सकते। और आपको कोई जो आप परचेजेस करोगे, इनपुट्स इनपुट सर्विस या कोई भी कैपिटल गुड्स, उसके ऊपर आपको कोई आईटीसी भी मिलने वाला नहीं है। और अगली जो चीज है वो ये है कि आपको क्वार्टरली इसमें टैक्स पे करना पड़ता है। जैसे जीएसटी भी हमारी मंथली भी होती है और क्यूआरएमपी स्कीम में क्वार्टरली होती है, बट ये जो कंपोजिशन स्कीम है ये सिर्फ एक तरीके से क्वार्टरली ही होती है। आपको क्वार्टरली इसका पेमेंट करना होता है। क्वार्टर खत्म होने के 18th तक आपको CMP 08 फाइल करना पड़ता है। और इसकी एक एनुअल रिटर्न होती है GSTR 4, जिसकी जो ड्यू डेट हुआ करती थी पहले 30 अप्रैल हुआ करती थी, पर लास्ट ईयर से इसको 30 जून तक आप फाइल कर सकते हो। तो अब जो ईयर खत्म हुआ 24, 25, 26, तो इसकी जो ड्यू डेट है वो 30 जून 2026 तक आप फाइल कर सकते हो GSTR 4। अगली इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि आप इंटरस्टेट गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई नहीं कर सकते, मतलब सेल नहीं कर सकते, बट आप रिसीव कर सकते हो। अगर आप दिल्ली में रजिस्टर्ड डीलर हो तो आप महाराष्ट्र में सप्लाई नहीं कर सकते, बट आप महाराष्ट्र वाले से एक तरीके से परचेज कर सकते हो या आप उससे कोई सर्विसेज ले सकते हो। तो इनवर्ड अलाउड है, आउटवर्ड अलाउड नहीं होता। अब हम आ गए अगले कॉन्सेप्ट पे। एग्रीगेट टर्नओवर की जो लिमिट्स हैं वो क्या है। एग्रीगेट टर्नओवर की जो लिमिट्स हैं इसमें, मतलब कंपोजिशन स्कीम में कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता, उसकी टर्नओवर लिमिट क्या है। तो सबसे पहले हम एग्रीगेट टर्नओवर समझ लेते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर होता क्या है। एग्रीगेट टर्नओवर एक तरीके से होता है आपके जितनी भी सेम पैन पे जितने भी बिजनेसेस हैं उन सब का टर्नओवर मिला के एग्रीगेट टर्नओवर होता है। इसमें कुछ चीजें आती हैं, कुछ चीजें नहीं आती। जैसे इसमें आपकी जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई है वो आती है, एग्जेम्प्ट सप्लाई आपकी आती है जिन पे जीएसटी नहीं लगता, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। अगर आप कोई गुड्स वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विस एक्सपोर्ट करते हो तो वो भी आती हैं। और आपके इंटरस्टेट सप्लाईज वगैरह जो होती हैं वो भी आती हैं। तो एक तरीके से क्या है, अगर आपके फॉर एग्जांपल 6 बिजनेस है महाराष्ट्र में, दिल्ली में और यूपी में, तो एक तरीके से सब बिजनेसों को मिलकर जितना भी टर्नओवर होगा, अगर आपकी 6 ब्रांचेस हो तो सब 6 ब्रांचेस का टर्नओवर कंप्यूट होके उसको बोलेंगे एग्रीगेट टर्नओवर। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें नहीं आती हैं। इनवर्ट सप्लाई जिनके ऊपर आपको रिवर्ट चार्ज के हिसाब से टैक्स पे करना है रिवर्ट चार्ज मैकेनिज्म से, तो उनकी जो वैल्यू होगी इनवर्ट सप्लाई की वो इसके अंदर नहीं आती है। जो भी आप जीएसटी पे करोगे, टैक्सेस पे करोगे, वो इसके अंदर नहीं आते हैं। और अगली चीज जो है, जो भी आपने डिपॉजिट लोन्स वगैरह जो भी आपने एक तरीके से अगर दिए हैं, अगर आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह रिसीव हुआ है, कोई डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो एक तरीके से वो भी एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर नहीं आता है।
तो इसका मतलब एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या हो गया, आपका जो पैन नंबर है, सेम पैन पे जितनी भी बिजनेसेस हैं उन सब बिजनेसों का टर्नओवर मिला के एग्रीगेट टर्नओवर बनता है। अब हम जानते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए कंपोजिशन स्कीम के लिए। अगर आप इन 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में हो तो उस केस में आपका जो टर्नओवर है वो 75 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए एग्रीगेट टर्नओवर। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख से ऊपर है तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपका टर्नओवर जो है अदर स्टेट्स में, और जिसमें आपका असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर भी शामिल है, अदर स्टेट जैसे आपके राजस्थान हो गई, महाराष्ट्र हो गई, यूपी हो गई, बिहार हो गई, झारखंड हो गए, तो ये सब जितने भी स्टेट हो गए इनमें जो टर्नओवर है वो है 1.5 करोड़। ये एक तरीके से जो लिमिट है ये है गुड्स के लिए। तो गुड्स के लिए सिंपल है, आप अगर इन 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, तो इसके लिए जो आपकी लिमिट है एग्रीगेट टर्नओवर की वो है 75 लाख और अदर स्टेट्स में 1.5 करोड़। तो ये गुड्स के लिए। अगर आपका टर्नओवर इससे ज्यादा है तो आप कंपोजिशन स्कीम अवेल नहीं कर सकते। अगली जो चीज है वो है सर्विसेज के केस में। अगर आप सर्विसेज सप्लाई करते हो, जैसे सीए हो या जैसे आप एक तरीके से इंटीरियर डेकोरेटर हो, तो अगर आप कुछ सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, सर्विसेज के केस में ये लिमिट 50 लाख है। तो अगर आप सिर्फ सर्विसेज दे रहे हो उस केस में आपकी लिमिट 50 लाख है। अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो उस केस में आपकी लिमिट 75 लाख और 1.5 करोड़ है। अब जो अगली चीज है वो है रेट्स। रेट्स क्या होंगे कंपोजिशन स्कीम में? अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या फिर ट्रेडर हो तो उस केस में आपके ऊपर जो कंपोजिशन स्कीम का रेट है वो है 1%, यानी 0.5% CGST, 0.5% SGST। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करते हो तो उस केस में जो है जीएसटी रेट है वो है 5%, 2.5% CGST और 2.5% SGST। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो उस केस पे रेट है 6%, ये टर्नओवर के ऊपर है, 3% CGST और 3% SGST। अगर आपका अप्रैल से जून तक का टर्नओवर है 10 लाख रुपीस और आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो 10 लाख का 6% आपका एक तरीके से जीएसटी हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है मार्जिनल सर्विसेज का। अगर आप मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर हो या रेस्टोरेंट के मतलब ओनर हो, अगर आप कुछ बेसिक्स मार्जिनल सर्विसेज भी सप्लाई कर रहे हो साथ में, एक्सेप्ट कि अल्कोहल, लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, वो इसमें कवर नहीं है। अगर आप कोई अदर मार्जिनल छोटी मोटी सर्विसेज साथ में दे रहे हो तो उस केस में आपको कंपोजिशन स्कीम से आप इलिजिबल नहीं होगे, बट उसके लिए कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी। जो आप मार्जिनल सर्विसेज दे रहे हो उसकी जो वैल्यू है वो आपके 10% ऑफ टर्नओवर या ₹5 लाख, विच एवर इज हायर, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपका टर्नओवर पूरे साल में फॉर एग्जांपल 30 लाख रुपीस है तो 30 लाख रुपीस का जो 10% हो गया 3 लाख और ₹5 लाख, विच एवर इज हायर, तो एक तरीके से 5 लाख से ऊपर आप स्पेसिफाइड सर्विसेज वो नहीं दे सकते, मार्जिन सर्विसेज आप एक तरीके से प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। अब अगली कंडीशन है कि कौन एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन स्कीम के लिए। सबसे पहली बात, अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो गुड्स या सर्विसेज की तो उस केस में आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप दिल्ली के हो, अगर आप महाराष्ट्र में सप्लाई कर रहे हो तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए इनएलिजिबल हो जाओगे। अगली चीज, अगर आप कुछ इन आइटम जो लिखी हुई है, आइसक्रीम, पान मसाला, तंबाकू, एडिड वाटर्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स और सिमिलर सिलिकेस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन और रूफिंग टाइल्स, अगर आप इन सबके मैन्युफैक्चरर हो तो अभी आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो और आपने इन सब का कोई मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया है तो आप सीधा एलिजिबल हो जाओगे और आपको कंपोजिशन स्कीम से हटकर नॉर्मल स्कीम में जाना पड़ेगा। अगली चीज, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो आप। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? जिसका कोई परमानेंट प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता, कोई परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता, तो इसलिए वो क्या, वो एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन लेता है जीएसटी में फॉर द पर्पस ऑफ 3 मंथ्स, तो उसको बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो क्या आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो भी आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, वो भी कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। अगली चीज, अगर आप सर्विसेज दे दो थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स आपके आजकल जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह हो गए और आजकल अर्बन क्लैब चल रहा है, तो ये सब जो ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर आप इनके थ्रू सर्विसेज वगैरह को सप्लाई कर रहे हो तो वो लोग क्या करते हैं, टीसीएस काटते हैं, तो उस केस में आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। और अगर आप कोई ऐसी गुड्स या सर्विसेज दे रहे हो जिसके ऊपर टैक्स लगता ही नहीं है, तो अगर उसके ऊपर टैक्स लगता ही नहीं है तो आप एक तरीके से कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। आप एग्जेम्प्टेड गुड्स बना रहे हो, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज दे रहे हो, तो अभी आप उस केस में कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो।
अब कंडीशंस क्या कंपोजिशन स्कीम की, क्या क्या कंडीशंस आपको एक तरीके से पूरी करनी पड़ती हैं। सबसे पहली चीज तो ये होगी कि आप एलिजिबल होना चाहिए कंपोजिशन स्कीम के लिए। जैसे जो ऊपर में टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर की बात करी, और ऊपर जो हमने अभी कंडीशंस की बात करी इन एलिजिबिलिटी की, सबसे पहले तो ये कंडीशंस आपके नहीं होनी चाहिए। आपका टर्नओवर जो है वो 75 लाख या 1.5 करोड़ गुड्स के केस में, और सर्विस के केस में 50 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगली चीज आप इनएलिजिबल नहीं होने चाहिए, जो अभी हमने जो ऊपर स्लाइड में बात करके आए हैं। अब जो अगली कंडीशन है वो ये है कि आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है, और आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, जैसे पहले हमने डिस्कस किया था। और बिल ऑफ सप्लाई जो आप इशू करोगे उसमें आपको वर्ड्स मेंशन करने हैं, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, क्योंकि आपको जो 1% देना है, 5% देना है, 6% देना है, वो आपको एक तरीके से अपने पास से देना है, और आप कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते, जैसे कि आप नॉर्मल जीएसटी में रिकवर कर सकते हो। अगली चीज है कि आपको कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन अपने हर एक साइन बोर्ड पे, नोटिस पे, या ऑल प्लेस ऑफ बिजनेस जहां पे भी है वहां पे आपको ये चीज मेंशन करनी है कि आप कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो। अगली चीज आपको आरसीएम इनवर्ट सप्लाईज के ऊपर, गुड सर्विसेज के ऊपर पे करना है, जहां पे आरसीएम एप्लीकेबल होता है हमारा, वहां पे कंपोजिशन वालों को भी पे करना है। तो एक तरीके से आपको आरसीएम पे करना पड़ेगा, जहां पे आरसीएम एक तरीके से एप्लीकेबल होता है। अगली चीज, आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स नहीं करते, जो जो गुड्स स्पेसिफाइड है जो हम ऊपर पढ़ के आए, जैसे आइसक्रीम, पान मसाला, तंबाकू, एटेड वाटर, फ्लाई ऐश, ये जितनी भी आइटम्स हैं इनकी आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हो, तो आप एलिजिबल हो। अगली चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर फॉर एग्जांपल आपके 6 प्लेस ऑफ बिजनेस हैं तो सब पे ही आपने कंपोजिशन ऑप्ट कर रखा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी पे आपने किसी में आप नॉर्मल टैक्स पेयर हो, किसी में आप कंपोजिशन टैक्स पेयर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके 6 बिजनेस हैं तो 6 के 6 बिजनेसों में आपने कंपोजिशन स्कीम ही ऑप्ट कर रखा हो। अगर आपने एक बिजनेस में भी नॉर्मल स्कीम ऑप्ट कर लिया तो बाकी में भी आपको नॉर्मल स्कीम ही ऑप्ट करनी पड़ेगी। तो अडॉप्ट यूनिफॉर्मली फॉर ऑल रजिस्टर्ड पर्संस हैविंग सेम पैन। अगर आपकी ऑल ओवर इंडिया में जितनी ब्रांचेस हैं सब में आप कंपोजिशन स्कीम में होने चाहिए, अगर आपको उसका फायदा लेना है तो। अगली चीज ये बताई दिया, रिसिपिडेंट से आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, जिसको भी आप सेल कर रहे हो उससे आप जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते, और आप किसी भी आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं होगे। अगली चीज, कंपोजिशन स्कीम जो आप ऑप्ट कर सकते हो जब रजिस्ट्रेशन करवाते हो उस टाइम पे भी आप ऑप्ट कर सकते हो, या फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो उसके बिगनिंग में भी आप ऑप्ट करते हो। जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर 26-27 स्टार्ट हुआ है तो उसके बिगनिंग में भी वो ऑप्ट करना चाहे तो कर सकता है। कंपोजिशन स्कीम जो वैलिडिटी है वो कब तक रहती है, वो रहती है जब तक कि आप कंपोजिशन स्कीम की जितनी भी कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका टर्नओवर इंक्रीज हो गया 1.5 करोड़ से या 50 लाख से या फिर 75 लाख से, तो आप फिर नॉर्मल स्कीम के अंदर आ जाओगे। तो आपको विद इन 7 डेज के अंदर में इंटीमेशन देनी पड़ेगी जब जैसे आपका टर्नओवर क्रॉस कर जाएगा। या फिर दूसरी चीज ये कि जब आप कंपोजिशन स्कीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हो, आप नॉर्मल टैक्स पे में जाना चाहते हो, आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं चाहिए, तो इन केसेस में आपको स्टॉक डिटेल्स वगैरह भी फर्निश करनी पड़ती हैं अपनी विद इन 30 डेज के अंदर। स्टॉक डिटेल्स तो दोनों केसेस में जाती हैं, चाहे आप नॉर्मल से कंपोजिशन में जा रहे हो चाहे आप कंपोजिशन से नॉर्मल में जा रहे हो। अगली चीज क्या है कि आपको क्या क्या जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है। सबसे पहले तो है CMP 08, ये आपकी क्वार्टरली जाती है। अब जैसे जनवरी से मार्च क्वार्टर की है तो अब ये 18 अप्रैल तक जाएगी, 18 अप्रैल 2026 तक ही जाएगी CMP 08। इसमें आपको टर्नओवर अपना डिक्लेयर करना पड़ता है, जो भी आपका टर्नओवर है उसके ऊपर आपको जो भी परसेंटेज है रेट ऑफ टैक्स का 1% या 5% या 6%, तो वो आपको एक तरीके से क्या है जमा करना पड़ता है। तो CMP 08। अगला होता है GSTR4। GSTR4 एक तरीके से आप एनुअल रिटर्न बोल सकते हो कंपोजिशन स्कीम में। ये 30 जून 2026 तक जाएगी फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। इसमें आपका ओवरऑल सब कुछ मेंशन होता है, इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड, तो इसमें आपको हर चीज एक तरीके से रिकंसाइल करनी पड़ती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से। आपको अपनी सेल, परचेज सब कुछ आपको एक तरीके से रिकंसाइल करनी पड़ेगी। तो GSTR4 आपकी एक तरीके से एनुअल रिटर्न होती है। अगर आपका कोई भी टैक्स शॉर्ट पेड वगैरह कुछ है तो वो आप GSTR4 में एक तरीके से आप जमा करवा सकते हो। तो गाइस मेरी तरफ से ये था कंपोजिशन स्कीम के बारे में। ओवरऑल सारा जितनी भी चीजें थी मोस्टली मैंने कवर कर दी है, एक तरीके से कंप्लीट कर दिया है। तो कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।